हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दें कि हमने संधि का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने सारे वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देखें। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। तो स्टूडेंट, एक बार समास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और सभी के साथ शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक समास के बारे में। समास देखते हैं कि समास क्या होता है। पहले तो इसका देख लेते हैं, फिर आपको इसका एग्जाम्पल भी, परिभाषा भी दे देंगे। जैसे है कि समास में संधि क्या है? सम जमा आस। क्या संधि है? सम जमा आस। कि इसमें जो है कौन सी धातु है? अस धातु है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। ठीक, याद रखना। अब कैसे, आपको थोड़ा सा और बता दें कि इसमें समास में इसका जो संधि विच्छेद होता है सम जमा आस होता है। इसमें अस धातु होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। आपको और बताएं कि जैसे एक वाक्य लिखा गया है कि राजा का पुत्र। अब इसको जो है हम संक्षेप में बना सकते हैं क्या? राजपुत्र। अब कैसे हो जाएगा? देखिए, राजा का पुत्र का जब हम इसका संक्षिप्तीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? राजपुत्र। क्या हो जाएगा? राजपुत्र। अब इसमें हम वाक्य में लिखा गया राजा का पुत्र, इसमें से हम विभक्ति का लोप कर देंगे। विभक्ति इसमें कौन सी है? तो इसमें विभक्ति है का। विभक्ति चिन्हों का लोप करके हम समास बना सकते हैं। और जो ये पद बना है राजपुत्र, यही क्या है? संक्षिप्तीकरण या संक्षेप है। किसका? इस शब्द का संक्षिप्तीकरण हुआ है या संक्षेप में यह लिखा गया है राजपुत्र। याद रखना, ये हो जाएगा। और यही जो है एक, जब ये लिख उठाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समासिक पद। क्या कहते हैं? ये हो गया समासिक पद। यह कोई समास नहीं है, यह समासिक पद है, यह कोई समास नहीं है। याद रखना कि आप बोल दो कि यह समास है, नहीं। जिस प्रक्रिया के माध्यम से यह पद बना है उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जब ये शब्द बन जाता है तो इसे कहते हैं समासिक पद। याद रखना। और इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, जिस प्रक्रिया के माध्यम से जो क्रिया होती है यहाँ से यहाँ तक आने में, इस बीच में जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। अब आपको और बता दें कि इसका थोड़ा सा और व्याख्या दे दें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि एक तरफ से आलू डालो, ठीक, यहाँ से आलू डालो और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से होके क्या बाहर क्या आएगा? सोना। ठीक, तो ये आलू जो है क्या है? यह एक शब्द है। क्या है? यह एक शब्द है। और इसके बाद जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये आलू जो है सोना बन गया है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं समास। यह एक शब्द है, जिस प्रक्रिया से होकर यह आलू जो है सोना बना है उसे समास कहते हैं। ये अब बन गया है सोना, तो इसी सोना को क्या कहेंगे? समासिक पद। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे समासिक पद। तो यह समास नहीं है। समास ये होता है जिस प्रक्रिया से आलू जो है सोना बन गया है। याद रखना। जैसे ये आपका शब्द है, यह शब्द जो है जिस प्रक्रिया के माध्यम से इसका संक्षेप हुआ है या संक्षिप्तीकरण हुआ है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को कहते हैं समास। ये सिंपल सा उदाहरण है, आप समझ गए होंगे। अब आपको इसका परिभाषा दे दें कि परिभाषा क्या होता है। शब्दों को एक साथ रखकर विभक्ति चिन्हों का लोप करके संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। मैंने क्या बताया? आपको फिर से एक बार समझाएंगे। ये एक शब्द है, इस शब्द में विभक्ति चिन्हों का लोप करके जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक समासिक पद बनता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी आपको जो उदाहरण आपको पसंद है वही उदाहरण हम आपको दे देंगे। पहले आप एक उदाहरण इसको देख लीजिए। शब्दों को एक साथ रखकर विभक्ति चिन्हों का लोप करके संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब विग्रह क्या है? समास विग्रह क्या होता है? इसको देखते हैं कि समासिक पद को अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब आप इसको पूछेंगे कैसे, एक बार समझा देते हैं आपको। क्या कह रहा है? समासिक पद, मैंने बताया कि राजपुत्र है, ये राजपुत्र है। अब कह रहा है कि इस राजपुत्र, ये हो गया आपका एक समासिक पद। इस समासिक पद को अलग करके, अब इसको जब अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये राजा का पुत्र, ये हो जाएगा राजा का
पुत्र। ठीक, तो अलग कर दिया मैंने। अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब यही जो हो गया ये आपका हो गया समास विग्रह। ये समास विग्रह हो गया, ये समासिक पद हो गया। अब जब इससे इधर लाएंगे और बीच में जो प्रक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे, समास कहेंगे। ये समासिक पद बन गया। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं। आपको जानकारी दे दें, आपका समास किसे कहते हैं ये हो गया, समास विग्रह किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं कि समास जो है विलोम पूछता है बहुत, कि विलोम किसे कहते हैं। मतलब विलोम शब्द, जैसे कि संधि का विलोम पूछ लेता है, आपको अभी बता देंगे कि समास जो है शब्दों का मेल होता है और संधि जो है वर्णों का मेल होता है, अभी आपको आगे बता देंगे। संधि का जो है विलोम क्या होता है, संधि का विलोम होता है विग्रह, लिख लेना कहीं पे। और यह स्त्रीलिंग होती है। क्या होता है, यह स्त्रीलिंग होता है। और इसके बाद समास का जो विलोम होता है, समास का विलोम होता है व्यास। क्या होता है, समास का विलोम व्यास होता है। समास एक पुल्लिंग शब्द है। अब तथ्य देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बाद आपको डायरेक्ट ले चलेंगे कि समास कितने प्रकार का होता है, कैसे क्या होता है, इसको भी बता देंगे। तथ्य में क्या कह रहा है कि समास में कम से कम 2 पदों का होना आवश्यक है। कितने पद का, 2 पदों का होना आवश्यक है। किसी भी पद को, किसी भी शब्द को समास में बनाने के लिए उसमें 2 पदों का होना आवश्यक है। जैसे क्या लिखा गया है, राजपुत्र, ये लिखा गया है राजा का पुत्र। ठीक है, अब इसमें 2 पद हैं, देखो, एक तो है राजा, एक है पुत्र। ये विभक्ति चिन्ह को आप छोड़ दीजिए, इसमें 2 पद है, एक तो राजा है, एक दूसरा पद है। तो इस तरह से एक समास को बनाने के लिए उसमें 2 पदों का होना आवश्यक है, तभी वो जाके बनेगा राजपुत्र। अब इसको जब इसका समासिक विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा राजा का पुत्र, जैसे यहाँ पे कर दिया गया है। अब देखते हैं सेकंड तथ्य क्या कह रहा है। तथ्य है सेकंड नंबर, ये पहला हो गया आपका, ये आपको पहला बता दिया। अब सेकंड क्या कह रहा है, समास संस्कृत, हिंदी, उर्दू किसी भी भाषा का हो सकता है। किसमें, किसी भी भाषा का। समास जो है संस्कृत का, हिंदी का, उर्दू का, किसी भी भाषा का हो सकता है, याद रखना। इसके बाद है यदि समास तत्सम शब्दों में होगा तो वहां संधि होने की संभावना हो जाती है। तत्सम मतलब जो संस्कृत का होगा तो उसमें संधि भी होने की संभावना होती है। समास तो होगा ही लेकिन उसमें संधि भी होने की संभावना बढ़ जाती है। अब क्या कह रहा है, समास प्रक्रिया में विभक्ति चिन्हों, विभक्ति मतलब कारक चिन्हों का, विभक्ति मतलब होता है कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह कितने होते हैं, 8 चिन्ह होते हैं ना। कारक कितने प्रकार का होता है, 8 होता है। अभी हम आगे आपको बता देंगे। तो समास प्रक्रिया में विभक्ति का लोप हो जाता है। आप देख रहे हैं विभक्ति का लोप कैसे हुआ, यहाँ पे ये विभक्ति का, इसका लोप करके राजा का पुत्र जो है क्या बन गया, राजपुत्र बन गया। हाँ, तो स्टूडेंट ये है आपका फेवरेट परिभाषा। क्या कह रहा है, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल हो और उसके विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द बनाया जाए तो उसे समास कहते हैं। जैसा आप लोग चाह रहे थे वैसे ही एकदम सेम परिभाषा है कि जब 2 शब्दों से अधिक शब्दों का मेल हो और उसमें विभक्ति चिन्हों का लोप करके एक नया शब्द बना दिया जाए तो उसे समास कहते हैं। इसमें 2 शब्दों का मेल होता है, 2 या 2 से अधिक इसमें शब्द होते हैं और संधि में क्या होता है, संधि में वर्ण होते हैं। तो याद करना, सा से समास, सा से शब्द, ऐसे याद कर लेना तो आपको आसानी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं पद की प्रधानता। पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, यह कितना होता है, यह 4 होते हैं। अब किसके अनुसार ये बताया गया है कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद 4 होते हैं, तो यह बताया गया है कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको दिखा देते हैं आपको। पहला होता है प्रथम पद प्रधान, जिसका प्रथम पद प्रधान हो जिस शब्द का उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपके 2 और समास आते हैं जिसे कहते हैं कर्मधारय और दिगु समास। याद रखना, आपसे पूछ भी सकता है क्वेश्चन में कि कर्मधारय और दिगु किस समास के अंतर्गत आते हैं, तो आप बता देना तत्पुरुष समास के अंतर्गत। और तीसरा क्या है, दोनों पद प्रधान, मतलब जैसे माता पिता हो गए तो दोनों पद प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। चौथा क्या है, दोनों पद अप्रधान हो। अप्रधान मतलब कोई भी प्रधान पद ना हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कोई भी पद प्रधान नहीं है, इसमें त्रिनेत्र का मतलब हो जाता है भोलेनाथ। उनके 3 आंखें हैं इसलिए उन्हें त्रिनेत्र कहते हैं। तो उनको किस समास के अंतर्गत रखा जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत। अब देखते हैं हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। अब आपको बता देंगे
हिंदी में समास के कितने भेद माने जाते हैं, तो हिंदी में समास के 6 भेद माने जाते हैं। मैंने समास लिख रखा है, अब आपको इसका विग्रह दिखाते हैं कि कौन कौन से हैं। एक तो है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। अब आप पूछेंगे आपने 6 बताया है, हाँ जी बिल्कुल 6 होते हैं, आपको अभी दिखा देंगे, बस आप थोड़ा सा पहले इसको समझ लीजिए चार्ट को। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आता है, व्याधिकरण तत्पुरुष, जिसमें जो है 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जिनमें 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। आपको पता है कि कारक कितने होते हैं, कारक 8 होते हैं, उनमें से 2 कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। एक तो कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है और दूसरा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। तो बचे 6, तो 6 कारक चिन्हों का प्रयोग करके जो है तत्पुरुष में व्यधिकरण तत्पुरुष बनाया जाता है। तो इसमें 2 कारक चिन्हों को छोड़ दिया जाता है। कौन कौन से, एक तो कर्ता का और दूसरा संबोधन का। और उसी तत्पुरुष में इसका दूसरा भाग है समाधिकरण तत्पुरुष। समाधिकरण तत्पुरुष में एक ही समास के कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, एक ही समान के कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे कर्मधारय में एक ही कारक चिन्ह होंगे, द्विगु में एक कारक चिन्ह होगा, और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने 4 बताया था, ये 5वां हो जाता है और आपका द्विगु 6वां। कर्मधारय 5वां और द्विगु 6वां। लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत और बहुत सारे समास आते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस आप अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये भी आते हैं। जैसे आ गया अलुक तत्पुरुष और नय तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष और मध्य पद लोपी तत्पुरुष। ये इतना हो गया आपका तत्पुरुष का। तत्पुरुष के अंतर्गत व्यधिकरण तत्पुरुष और दूसरा क्या आता है, समाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष में 6 कारक होते हैं, जिसमें से आपका प्रयोग करके बनाया जाता है। जैसे कर्ता ने को कर्ता के अंतर्गत जो ने आता है उसको छोड़ दिया तो कर्ता ने छोड़ दिया जाता है। कर्म, क्रिया, ये सब होते हैं जो अन्य कारक प्रयोग करके व्यधिकरण तत्पुरुष बनाया जाता है। उसके बाद समाधिकरण में क्या आता है, एक ही समान के कारक चिन्हों का प्रयोग होता है इसमें। जैसे कर्मधारय के लिए एक कारक होगा, द्विगु के लिए एक अलग कारक होगा, अलुक के लिए एक अलग, नय के लिए अलग और मध्य पद लोपी के लिए अलग। अब ये इतना क्लियर हो गया। जब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक को समझाएंगे, तब आप समझ जाएंगे। और द्वंद्व में जो है इसके अंतर्गत 3 समास आते हैं। कौन कौन से, 3 समास। एक तो इतरेतर समास, समाहार समास और वैकल्पिक समास। आपको ये सिर्फ वैकल्पिक प्रश्नों में पूछ सकता है कि द्वंद्व समास के अंतर्गत कौन कौन से समास आते हैं। तो आपका पहला रहेगा इतरेतर समास, समाहार समास, वैकल्पिक समास। एक इनमें से देगा नय समास, आपको ऐसे करके दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ कॉपी में लिख लेंगे तो आपको इतना याद रहेगा कि हाँ इसके अंतर्गत ये आता है। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब ये लास्ट हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अब आपके कितने, इसमें जो है कोई तीसरा पद होता है प्रधान। ठीक है, इसमें कौन सा पद होता है, इसमें प्रथम पद होता है, इसमें जो है उत्तर पद होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट। अब हम आपको आगे ले चलेंगे कौन सी बारे में, अव्ययी भाव समास के बारे में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आज नहीं तो वीडियो बड़ी बन जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो आप स्टूडेंट आज का टॉपिक ही समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे अपने अव्ययी भाव समास के साथ। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा बाय। और इसके बाद आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर किया करें। फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।